चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जो आम फहम है, बहुत सारे लोग इससे मुतल्लक जानते हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इसका शिकार हो सकते हैं। अक्सर लोग इसकी कंप्लेंट करते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों होती है, या इसको किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, ये इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर भी, नेट के ऊपर ये मौजूद हैं। लेकिन आज जिस कब्ज़ के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो एक ऐसी किस्म है जिसमें अक्सर ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी उसमें पेट खोल के उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी इसकी किस्म है, एक ऐसी काइंड है कब्ज़ की जिसको रिकग्नाइज़ करना ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम यही एक पॉइंट डिस्कस करेंगे इससे मुतल्लक कि वो कौन से पॉइंट्स हैं या कौन सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप जो है वो एक आम कब्ज़ और ये जो इस तरह की जो कब्ज़ है जिसमें इस लेवल तक सीरियस ये हो सकता है मामला, तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो आम कब्ज़ होती है उसमें अमूमी तौर पर उसके सिम्टम्स यही होते हैं कि पखाना नहीं आ रहा होता, या कम से कम एक दिन में एक दफ़ा आ रहा है, या पखाना हार्ड है, या दो दिन, तीन दिन के बाद स्टूल पास होता है। लेकिन आम तौर पर इसमें पेट दर्द या वॉमिटिंग या इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर खुदा न खास्ता किसी को इस तरह की कब्ज़ हो कि जिसमें पेट में दर्द शुरू हो जाए, पेट फूलना शुरू हो जाए और उसके साथ उल्टियाँ, कै, वॉमिटिंग किसी सूरत पैदा हो जाए, तो उसमें जिस चीज़ का सस्पिशन होता है उसको हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, यानी अंतड़ियों का ब्लॉक हो जाना। अंतड़ी की ब्लॉकेज किस तरह से होती है, उसमें आम तौर पर तो कोई स्ट्रिक्चर्स वगैरह ही होते हैं, एडहेजन्स होती हैं। ये एक अलग टॉपिक है कि कौन सी इसकी वजूहात होती हैं। ये मैं इसमें सिर्फ इस पॉइंट पे बताना चाहता हूँ कि इसको डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि कब्ज़ तो है, लेकिन क्या जो मरीज़ है वो फ्लैटस पास कर रहा है, यानी हवा खारिज हो रही है। अगर कब्ज़ है और हवा खारिज हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि वो नॉर्मल जो रूटीन की कब्ज़ है वो है। लेकिन अगर किसी को ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि कब्ज़ भी है, यानी स्टूल भी पास नहीं कर रहा और ना ही फ्लैटस पास कर रहा है, यानी ना ही हवा खारिज हो रही है, तो इस सूरत हाल को हम एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। यानी एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये होता है कि ना ही स्टूल पास हो ना ही फ्लैटस पास हो। तो हम भी पेशेंट को यही सबसे ज़्यादा नुक्ता, अगर कोई किसी को पेट में दर्द हो रही है, कब्ज़ है और वो पखाना उसको नहीं आ रहा, या बच्चे हैं छोटे उनका ये प्रॉब्लम चल रहा होता है, तो उसमें हम हिस्ट्री लेते हुए जो अमूमी तौर पे ये क्वेश्चन इस पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि क्या फ्लैटस पास हो रहा है, यानी हवा खारिज कर रहा है मरीज़। अगर ऐसा है तो फिर कोई ख़तरे की बात नहीं है, फिर ये रूटीन की कब्ज़ है, उसको आप दूसरे तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, यानी एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है, हवा भी खारिज नहीं हो रही, तो फिर आपको ये सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, यानी फिर आपको सर्जन को दिखाना पड़ेगा। इसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। अगर पेट फूल गया है तो ये इन एरेक्ट पॉस्चर एक्सरे किया जाता है, यानी मरीज़ को खड़े हालत में उसका एक्सरे किया जाता है। उसमें वाटर लेवल्स आएंगे, आपके इंटेस्टाइन चूँकि ब्लॉक हो चुकी होती है, उसमें हरकत नहीं होती, तो वो एक तरीका है। फिर स्टेथोस्कोप से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं वो सुनी जाती हैं, वो बहुत स्लगिश होती हैं। आम तौर पर तकरीबन 1 मिनट में 12-13 दफ़ा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की एक वेव आती है, इसमें बहुत स्लो हो जाती है या बिल्कुल ही आ नहीं रही होती, तो ये भी एक कंडीशन होती है। तो जब ऐसी सूरत पैदा होती है तो फिर सर्जन जो है
वो फर्दर उसको थोड़ा सा देखने के बाद, मुख्तलिफ और टेस्ट करने के बाद ये डिसीजन लेता है। तो इसमें फिर लेप्रोटमी की जाती है। लेप्रोटमी से मुराद ये होती है कि पेट को काफ़ी हद तक उसको खोला जाता है और उस पर उस जगह को लोकेट किया जाता है कि कहाँ पे इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। उसको वहाँ से उसका वो पीस काट दिया जाता है और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस किया जाता है। यानी इससे मुराद ये है कि अंतड़ी का वो हिस्सा काटने के बाद जो दो उसके एंड्स होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये एक ऑपरेशन होता है जिससे फिर ये कब्ज़ का ये वाला आर्ज़ा ये दूर हो जाता है। तो इसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होती हैं। जब आप इसको देख रहे होते हैं तो अमूमी तौर पर कब्ज़ को दूर करने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें दी जा रही होती हैं। कब्ज़ को दूर करने वाले मुख्तलिफ़ नुस्खा जात या लैक्सेटिव चीज़ें दी जा रही होती हैं। ये चीज़ें इस्तेमाल करवाने से पहले, ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करवाने से पहले आपको ये देखना होगा कि कहीं ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाली कब्ज़ तो नहीं है। अगर वो है तो उसमें लैक्सेटिव देना ख़तरनाक होता है। उसमें आप ना ही अनीमा दे सकते हैं, ना ही आप ऐसी जो मुलय्यन चीज़ें हैं या लैक्सेटिव हैं या ऐसी अद्वियात जिससे पखाना नरम होता है या अंतड़ियों को हरकत मिलती है, तहरीक मिलती है, वो आप नहीं देंगे। उसमें वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि बिल्कुल मना है। तो ये इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा नुस्खा है, बल्कि सिंपल सा एक पॉइंट है कि आप ये पेशेंट से पूछें कि अगर तो फ्लैटिस पास कर रहा है तो फिर आप कब्ज़ को दूर करने वाली अद्वियात दें। अगर हवा खारिज नहीं हो रही और पखाना भी नहीं आ रहा और पेट फूलता जा रहा है, साथ में मतली या वॉमिटिंग शुरू हो गई है, तो फिर इसकी बेहतर सूरत यही है कि आप फौरी तौर पर सर्जरी से रजू करें, एमरजेंसी में जाएं और वो प्रॉपर तरीके से इसको मुख्तलिफ़ टेस्टों के ज़रिए और एग्ज़ामिन करने के बाद वो एक डिसीजन लेंगे और फिर जो भी उसका हल होगा वो उस तरीके से इसको रिज़ॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।